नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर जो एनडीए है, 2 दिन पहले बेहद बेहद खुश था और कहीं ताल ठोक कर कह रहा था कि हमने सीट शेयरिंग का काम पूरा कर लिया है। और अब इंडिया ब्लॉक को अपना काम करना है, वो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी उलझन है। लेकिन अब जो सीट शेयरिंग के बाद के दृश्य निकल कर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर मुश्किलें बढ़ाते हुए या जो कठिनाइयां पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे जो खास खबर निकल कर आ रही है, जो कहीं जिस तरीके से चर्चाएं होती हैं, वो ये निकली हुई हैं कि नीतीश कुमार बेहद बेहद नाराज हो गए हैं। और नाराजगी की उनकी वजह कि जो उनका बड़े भाई का दर्जा बिहार में रहा है, वो कुछ छिन गया है। और वो छिनना सुशासन बाबू को रास नहीं आ रहा। और खबरें तो यहां तक निकल कर आई हैं कि वहां उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो एनडीए की कैंसिल हो गई है। इसके अलावा ये भी कहीं निकला है कि जो मुख्यमंत्री निवास से कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता साहब थे, उन्हें बहुत तरजीह नहीं दी गई, तवज्जो नहीं दी गई। और ये भी किसी ने कहा कि शायद उन्हें बाहर कर दिया गया, तो शायद पुष्टि नहीं होती है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने अपने दल के किसी बड़े नेताओं को जमकर फटकार लगाई है। तो वहां नहीं है सब कुछ ठीक जो निकल रहा है। और साथ में ये भी निकल कर आ रहा है, जो वहां सारे के सारे पार्टनर्स हैं, बीजेपी जो अलायंस है, एनडीए है, वहां अब जो चिराग पासवान है, वो अपनी अलग ताल ठोक रहे हैं। उनको जो सीटें जिस तरीके से पिछले चुनाव की तुलना में कुछ ज्यादा है, तो उनकी ये मांग है, ये डिमांड है कि जेडीयू की कुछ सीटों को उन्होंने चिन्हित कर दिया कि हमें राजगीर भी दे दें, मोरवा भी दे दें, अलग 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 अलग। तो वहां वो तकरार भी कहीं निकल रही है। उधर जो जीतन राम मांझी का दर्द, ठीक है, वो कह रहे हैं कि कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो स्थितियां हैं, हालात हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद बेहद कठिनाइयां पैदा करते हैं। और इंडिया ब्लॉक में भी चल रहा है, सारी चीजें हैं इंडिया ब्लॉक में। अब वहां भी कहीं ना कहीं जो होना है अनाउंसमेंट, उसे लेकर माता पच्ची कहीं ना कहीं ये भी निकला था कि जो वहां तेजस्वी यादव हैं, कल वे पहुंचे पहुंचे दिल्ली, मुलाकात नहीं हो पाई। तो एक बड़ी अलग सी तस्वीर है। जैसे मैंने कहा, 17 तारीख जो नॉमिनेशन का पहले दौर का जो मतदान होना है उसमें। और अब ये भी कहीं सुबगाट है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार कहीं खफा हैं, और महिला वोट बैंक या फिर जो महादलित वोट्स हैं, तो सब कुछ तो नीतीश कुमार के भरोसे है। बीजेपी यदि जो कुछ कर रही है, भले ही उसकी ये मंशा है कि चुनाव खत्म हो, उसके बाद धक्का दे दिया जाए, जैसा करते। लेकिन महाराष्ट्र जैसा जो दृश्य है कि आप संतरा दिखाकर कम से कम बिहार में नीतीश कुमार को तो खटुआ नहीं पकड़ा पाएंगे। भले ही महाराष्ट्र में आपने कर दिया था कि वहां जो एकनाथ शिंदे की जिस तरीके से फजीयत हुई है, और जिस तरीके से खुद बीजेपी ने अपना सीएम बनवा लिया था देवेंद्र फडणवीस को, तो वो दृश्य अब बहुत उलझने बढ़ती चली जा रही हैं। तो एक वो मामला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हरियाणा है, हरियाणा ने बेहद बेहद मुश्किल खड़ी की हुई है। वो जो एक आईपीएस सुसाइड मामला है, उसमें जवाब देते हैं। और राहुल गांधी फायरिंग मूड में है जबरदस्त तरीके से। उधर केरल में जो कुछ हुआ है, केरल में आरएसएस को सफाई देना पड़ी है, प्रियंका गांधी ने वहां निशाने पे, दोनों भाई बहन, और चुनाव का बड़ा अहम मुफीद मौका है। तो इस मामले को जितना जिस तरीके से कहीं भुनाया जा सकता है, राजनीतिक दल जो विरोधी दल हैं, पक्ष हैं, वो भुना रहे हैं। तो जो स्थितियां हैं, हालात हैं, इन्हीं सब मसले, इन्हीं सब मुद्दों पर जो हम ये 2 बजे की चर्चा होती, सीधे चलेंगे। प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब को जोड़ूंगा, पहले जुड़ गए। अखिल सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका, बहुत स्वागत। मैं नमस्कार करूंगा। और अखिल सर, शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि एक बड़ी ताल ठोकी जा रही थी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, या एनडीए बड़ा खुश था, खेमा। लेकिन अब जो तस्वीर निकल कर आ रही है, वहां जिस तरीके से कुलाचे मार रही है सबकी, कि अंतिम समय तक जितना जो बार्गेनिंग हो सके, जहां जैसा हो, एनडीए के लिए कितनी मुश्किलें देखते हैं बिहार में सर? जय संविधान। सर, देखिए संजीव जी, वास्तविकता यह है कि एनडीए ने कई गलतियां बहुत ज्यादा कर दी जो अभी तक इंडिया गठबंधन ने नहीं की। देखिए, पहले सीटें अनाउंस और ये सीटों के बंटवारे को अनाउंस करने की वजह से, देखिए होता क्या है, कुछ लोग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, मेरे को भी वीडियो में लोग प्रश्न डाल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में नहीं हो रहा है, एनडीए ने तो कर लिया। देखिए, पहले सीटें अनाउंस करने के जो दुष्परिणाम हैं वो आज की तारीख में आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेडीयू के, वो अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। एक जो सिटिंग विधायक हैं वो मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरने पे बैठ गए। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि संजय झा ने और लल्लन सिंह ने जो उनसे एक्सपेक्टेड था वही उन्होंने किया। उन्होंने एक तरह से जेडीयू को नीतीश कुमार की अस्वस्थता का लाभ उठाते हुए
जेडीयू को बीजेपी की गोदी में डाल दिया और यहां तक कि जो विनिंग सीट थी जेडीयू की वो भी एलजेपी को दे दी। बल्कि जो नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया आई जो बताई जाती है कि चलिए ये सीट बीजेपी को दी, समझ में आता है ये एलजेपी को क्यों दी। अच्छा, फिर उधर अपने जो कुबेर कुशवाहा हैं वो बहुत ज्यादा नाराज 6 सीटों से। भाई 6 सीटों से ज्यादा तो औकात उनकी है। जीतन राम मांझी को भी 6 सीटें, वो भी कम है। और इधर चिराग पासवान को 29 सीटें। वो मानी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान था कि प्रशांत किशोर, जीतन राम मांझी ये सारे लोगों से मिला के अपनी सरकार बना ले, हमें नीतीश कुमार की जरूरत ना पड़े। देखिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है संजीव जी, जिसको मैं देख रहा हूं, अच्छा ये भी देख रहा हूं किस गठबंधन में वो ज्यादा होगी। देखिए एक बार क्या हुआ कि एक गुरुजी के 2 शिष्य थे। अच्छा, दोनों शिष्य आपस में लड़ते बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा लड़ते थे। कोई भी काम गुरुजी बताते थे तो दोनों आपस में भिड़ जाते थे कि मैं करूंगा, तुम नहीं करोगे, तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, तो एक बार गुरुजी ने क्या किया, पुराने जमाने में आप जानते हैं पैर दबाने की परंपरा थी। हमने भी अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के पैर दबाए हैं। जो बड़े बुजुर्ग आते थे हम बच्चों को लगा देते थे कि पैर दबाओ। अब तो खैर प्रथा वो खत्म हो गई। तो उस जमाने के गुरुजी थे, तो दोनों शिष्यों को ये कहा गुरुजी ने कि ऐसा करो, बायां पैर तुम ले लो, दायां पैर तुम ले लो और एक एक पैर दबाओ जिससे आपस में तुम्हारे झगड़ा ना हो। अब गुरुजी ने तो अलॉट कर दिया, जैसे यहाँ पे सीट अलॉट हुई उन्होंने पैर अलॉट कर दिए। अब ए को ये नहीं समझ में आया कि जो बी वाला पैर है ये तो बी का पैर है और बी को लगा कि जो इधर वाला पैर है ये ए का पैर है। तो उन्होंने एक एक लठ मारा, ए वाले ने बी वाले पैर के लठ मारा और बी वाले ने ए के पैर में लठ मारा और गुरुजी की दोनों टांगे टूट गई। तो अब संजय जी जो सबसे बड़ी समस्या मुझे नजर आती है आज की तारीख में, देखिए सीट एलोकेशन तो सेटल हो जाएगा, सीट सेटलमेंट तो हो जाएगा महागठबंधन में भी और एनडीए में भी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये केवल पैंतरेबाजी हो रही है और ये सब देखिएगा सुलझ जाएगा। चिराग पासवान से सीटें लेके ने हो सकता है नीतीश कुमार को 3-4 सीटें भी ज्यादा दे दी जाए। वो सब मुझे ज्यादा पेंच नहीं दिखाई पड़ रहा। पेंच किस चीज में दिखाई पड़ रहा है वो ये है, देखिए चिराग पासवान को इतना मजबूत बनाते देखना संजय झा को स्वीकार्य हो सकता है, लल्लन सिंह को स्वीकार्य हो सकता है, वो तो बीजेपी के वास्तविकता में बीजेपी के एजेंट्स। लेकिन जो उनका वो काडर है जो बैकवर्ड और ओबीसी और अति पिछड़ा और अति दलित वाला है, उसको एक कतई स्वीकार्य नहीं है कि हम तो जेडीयू के लिए काम करते रहे, पिछली बार चिराग पासवान ने हमको इलेक्शन ला दिया, अब हम उनके लिए काम करें। तो होने वाला क्या है, होने वाला यह है कि जहां चिराग पासवान के 29 कैंडिडेट खड़े होंगे वहां जेडीयू का जो ग्राउंड फोर्स लेवल है उसको हराने में जुट जाएगा और जहां जेडीयू के कैंडिडेट्स होंगे वहां चिराग पासवान हराने में जुट जाएंगे। तो वही गुरुजी की दोनों की टांग की तरह दोनों टांगे टूट जाएंगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पैर तो अलाकाट कर दिए कि पैर दबाओ, एक के पैर ये तुम दबाओ, वो वाला पैर दबाओ, दोनों एक दूसरे के लठ मार मार के पैर तोड़ देंगे। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन में इसकी संभावना क्यों कम है? बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। बीजेपी इज नॉट फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। बिल्कुल। बीजेपी अगर बिहार हार भी जाती है तो स्टेक्स आर नॉट वेरी हाई। बिल्कुल कोई बात नहीं, नीतीश कुमार वैसे ही निपट जाएंगे हारने के बाद और बीजेपी वेट कर लेगी। बाकी अपना कंसंट्रेशन एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग से कहेगी कि अब तुम निपटाओ बंगाल को, हम तो नहीं निपटा पाए बिहार को। लेकिन अगर महागठबंधन चुनाव हार गया तो स्टोरी खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो देखिए कहते हैं ना कि देखिए सबसे ज्यादा दौड़ने वाला जानवर कौन होता है? चीता। जी हाँ। हिरन नहीं होता, जबकि लोगों को लगता है हिरन है। लेकिन कई बार क्या होता है, हिरन दौड़ता है, चीता उसको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि जो चीता है वो आक्रमणकारी है और जो हिरण है वो बचाव के लिए दौड़ रहा है। तो बचाव के लिए दौड़ता है तो आदमी पूरी जान लगा देता है और जो मारने के लिए दौड़ता है उसमें उतना ज्यादा। लेकिन यहाँ पे बीजेपी का जो मोटिवेशन है उससे ज्यादा महागठबंधन का मोटिवेशन है। तो असली जो समस्या होगी जब इलेक्शन कंपेनिंग शुरू होगी तो जेडीयू हराने की कोशिश करेगी एलजेपी के, इनके 29 से मुझे 5 से ज्यादा नहीं जीतने देने और एलजेपी वाले कहेंगे अच्छा बेटा अब तुम्हें देखो कैसे जीतने देते हैं, 101 में तुम्हें 25 से ज्यादा नहीं जीतेंगे। और मैं चाहता हूं दोनों की मनोकामना पूरी हो जाए। जो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं जेडीयू को भी 25 सीटें मिल जाएं और ये अपना चिराग पासवान ही निबट जाए, उनको 5 सीटें मिल जाएं।
जिससे चिराग पासवान, जीतन मांझी और प्रशांत किशोर से मिलकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार न बना सके। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ दिखाता हूँ, देखिए वहां जो चल रहा है, कुछ 2-3-4 दृश्य मेरे पास है, मैं पहले उसको भी दिखाता हूँ, फिर अगला कुछ मेरे साथ में दिल्ली में जो कुछ घटित हुआ है या होने वाला है, हो रहा है, जिस तरीके के सीन है बिहार में भी जो है, सब पर बात करूंगा। पहले आप सुनिए गोपाल मंडल को, सुनिएगा, मैं दिखाता हूँ, देखिए। ये नीतीश कुमार के यहाँ धरने पर है, ये नीतीश कुमार। चलिए आप लोग, चलिए और थोड़ा साइड हो जाए, आप लोग थोड़ा साइड हो जाए भैया, थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग प्लीज। चलिए खड़े हैं, मुख्यमंत्री से मिलना है। कब से खड़े हैं? 8:30 से। क्यों मुलाकात क्यों नहीं? आप तो कद्दावर नेता हैं। अब है गद्दावर नेता तो समझेगा ये लोग तब ना। खबरें ये आ रही है कि आपका टिकट कट रहा है। कहीं नहीं कट रहा है, कहीं नहीं बोले कट रहा है, नहीं, नहीं नहीं एकदम एकदम बोले समझता है हम लोग, जिंदाबाद 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 मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टिकट मिलेगा? हाँ फाइनल है। जीतेंगे। लालू जी से भी आपकी बातचीत हो रही है, आप हमेशा तारीफ करते हैं कि समाजवाद का नेता है। एकदम टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा। बिना टिकट लिए हुए नहीं जाइएगा, नहीं जाएंगे। यहीं रहिएगा। गोपाल मंडल क्या कहेंगे नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें आ रही है? क्या खबरें आ रही हैं? नीतीश अब कुमार खुद वहाँ जो नहीं कर रहे हैं। वहाँ तक न्यूज पहुँचेगा, हमको बुलाएगा। आपकी न्यूज पहुंची है कि आप यहाँ खड़े हैं बाहर? हाँ हाँ पहुँच गया। क्या आदेश हुआ उधर से? ये लोग जान सकता है। अभी तक कुछ नहीं आया है। अगर न्यूज जाएगा तो वो जरूर मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी मिलेंगे आपसे आज? हाँ एकदम मिलेंगे, मिल के ही जाइएगा? एकदम मिल के हाँ मिलेंगे मिलेंगे सिंबल भी लेके जाइएगा? एकदम बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे। बिल्कुल लेके जाए लेके जाए। लेके जाएंगे, मीडिया उकसाता भी है, और बाकी है तो सही दिक्कतें और भी। सुनिएगा, एक चीज और सुनाता हूँ, एकदम ये सुनिए। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। आइए आप लोग कहीं ऑल इज बहुत ही खुशी की बात है कि एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ आगे अपने चुनाव क्षेत्र में जाए। मैं जीतन राम मांझी और सुनाता हूँ सर, फिर सवाल करता हूँ। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि दुख भी है, मुझे दुख की भी बात कर रहे हैं। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई। मांझी की जो स्थिति बनी हुई है अभी बिहार की, क्या कहिए? एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। लेकिन एक दल है जो लगातार प्रेशर बना रहा है एनडीए पर। एगो से कहा था अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। अकेला चना भाड़ नहीं पड़ता, अकेला, आपने सुना? मतलब बहुत पेची पेच है इधर। ये चिराग पासवान अपने स्तर पर अटके हैं और बाकी तो है ही। टिप्पणी इस पर भी आपकी? नहीं, वही है। देखिए, अभी तक ये सोचा जा रहा था कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ नहीं खड़े होंगे और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करेंगे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा रिमार्केबल स्टेटमेंट है और बड़ा डिफरेंट स्टेटमेंट है। इसका माने बीजेपी ने जो कैलकुलेशन कर रखी थी उसमें पेंच आ गया है। और 6 सीटें, देखिए मैं भी बहुत ज्यादा, लेकिन जिस कद के हैं जीतन राम मांझी और जिस प्रकार से अपने सीट पे उनका कंट्रोल है और होल्ड है, उसके बाद 6 सीटें मिलना तो शर्मनाक। और ये भी है, और चिराग पासवान को 29 सीटें मिलना भी आश्चर्यजनक है। तो इसका माने है चिराग पासवान जो पेचबंदी कर रहे थे, जो मैं पहले से भी मैं कह रहा था कि बेसिकली जो बड़ी बड़ी सीटों की वो बात कर रहे हैं वो केवल बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, उन्हीं के कहने पे कर रहे हैं, और वही वास्तविकता में हुआ है। तो इसलिए देखिए, इस बात में कहीं दो राय नहीं है कि चुनाव में जो इन लोगों ने गड़बड़ियां की, और ये किसने की हैं? ये संजय झा और लल्लन सिंह ने की।
और ये बात बिल्कुल पक्की है, अजय मंडल नामक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, उन्होंने नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये घोषणा कर रहे हैं, और जो पूर्णिया के पुराने 2 बार के सांसद हैं वो आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो पूरी परिस्थिति आज के तारीख में बन रही है, देखिए लास्ट मोमेंट पे टिकट क्यों बांटा जाता है, सिंबल क्यों बांटा जाता है, कारण ये है, और ये भी जैसे लालू प्रसाद यादव ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया, तेजस्वी यादव को पता चला, उन्होंने फोन किया, फिर उसके बाद उस सिंबल जो है वापस लेने शुरू कर दिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप सिंबल बांट देते हैं, इसका माने थिंग्स आर क्लोज्ड, जितने अपोनेंट्स हैं वो बर्रे की छत्ते की तरह आप पे चिपक जाते हैं। अब अगर लास्ट मोमेंट में आप डिक्लेयर करेंगे, सिंबल दे दिया आपने सुबह 10 बजे, अच्छा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके उसने 1:30-2 बजे तक उसको फाइल कर दिया, बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद कौन विरोध समझता है, कौन विरोध करता है, लास्ट मोमेंट तक वो आपके मुंह से कहलवाते रहते हैं कि हम एनडीए के साथ खड़े हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं, क्योंकि जब आप एनडीए को छोड़ेंगे तो उसके बाद आपकी भद पिटेगी। यही महागठबंधन में है, यही एनडीए में है। तो ये बात तो देखिए बिल्कुल पक्की है कि जो आज के तारीख में जिस गठबंधन में वो वहीं रहेगा। पहले ये था कि साहब जो अपने सन ऑफ मल्लाह हैं मुकेश सहनी साहब, वो डावाडोल कर रहे थे कि 35 सीटें चाहिए, 30 सीटें चाहिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहिए। भाई जब एनडीए की सीट डिक्लेयर हो गई तो आप वहां तो जा नहीं सकते। अब इतनी बड़ी हस्ती तो हो नहीं कि 15-20% वोट बैंक वाले हो, 3-4% वोट बैंक वाले हो, तो आपको वही लेना पड़ेगा जो वो देंगे। लेकिन जो गड़बड़ी की है इन्होंने एनडीए ने कि चिराग पासवान को जेडीयू की सिटिंग सीट दे दी, नीतीश कुमार की अस्वस्थता का लाभ उठाते हुए संजय जो झा हैं और लल्लन सिंह हैं, उनके एजेंट की तरह वो मुंह बंद करके रहे, उन्होंने नीतीश कुमार की पीठ पे छुरा भोंक दिया। बिल्कुल। अगर एक चीज और भी है, देखिए यहाँ पर फ्रंट पे तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं या जो जिनको घोषित नाम है, लेकिन पीछे तो जो पूरा का पूरा जो उसमें रचना होती है वो तो जो चाणक्य बीजेपी जिन्हें अपना कहती है अमित शाह साहब। अभी बड़ा एक दिलचस्प निकल रहा है कि नीतीश कुमार बेहद नाराज इस बात से कि आपने बड़े भाई की भूमिका उनसे छीन ली, खत्म कर दी। 101 पे 101 पे बराबरी के दर्जे पे आके खड़े होकर हमने पहले भी इस पे बात की थी, लेकिन अब जो बाकी चीजें निकल रही हैं कि नीतीश कुमार बेहद नाराज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी, उन्होंने फटकारा, डांटा, कहीं बाहर कर दिया, कहीं ये भी आया कि अपने ही दल के नेता को जबरदस्त डांटा। मतलब हम होते ना कि अपने बेटे को 2 लपाड़े मारी है तो दूसरा सहम जाता है कि देखो अपने पुत्र को मार दिया, तो वैसा कुछ भी दृश्य निकल रहा है। तो ये वही है कि कहीं बीजेपी ज्यादा एक ओवर कॉन्फिडेंस है, जबकि उसकी हालत सबको पता है कि बिना नीतीश कुमार के आप कुछ नहीं। यदि आप पहले होते तो शायद इतनी देर नहीं करते, आप पहले ही सारा खेल कर चुके होते कि नीतीश कुमार को 101 भी क्यों। तो ये कहीं ये जो चाणक्य का कहीं अहम या उनकी जो शैली है वो कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसा कि देखिए आप मान सकते हैं एनडीए को तोड़ने जैसी स्थिति है। जो खफा होना, ये भी निकल रहा है कि जो नीतीश कुमार है वो तो यूटर्न मामले में माहिर है, वो कहीं ये भी है कि बीजेपी शायद यूटर्न मारेगी, जो 102 103 सीट वो मांग रहे थे कि मुझे ये बताइए कि मैं बड़ा आदमी, मतलब बड़ा भाई मैं ही हूं, आप नहीं हो बड़े भाई, या हम बराबरी पे नहीं खड़े। इसको कैसे देखें लें अखिल सर? नहीं, नीतीश कुमार ने ये भी कह दिया है, एक डिमांड आ गई है, आपको पता होगा, उन्होंने कहा कि ये सीट भी मैं ज्यादा लूंगा और मुझे चीफ मिनिस्टर अनाउंस कीजिए मेरा नाम। यस यस यस। ये नहीं कि नेतृत्व में लड़ा जाएगा, नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उसके बाद मुझे एकनाथ शिंदे बना दिया जाएगा। तो नेतृत्व नहीं, आप मुझे चीफ मिनिस्टर अनाउंस कीजिए। इसका माने वो खेल समझ गए थे क्या होने वाला है। अच्छा, मुश्किल क्या है कि आज के तारीख में नीतीश कुमार भी महागठबंधन में ना उन्हें आना चाहिए और ना वो आएंगे, मुझे पता नहीं आएंगे, जबकि कुछ बहुत सारे चैनल उड़ा रहे हैं कि साहब आरजेडी और जेडीयू में बात हो गई है नीतीश कुमार की और वो इधर आ जाएंगे। अरे इधर आ जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। अभी तो श्रेयस्कर ये है कि जितनी सीटें हैं लड़ लो, जितनी सीटें हो गई जीत गए, वो सीटें लेके आरजेडी और कांग्रेस और वामपंथियों के साथ समझौता कर लेना और उसके बाद सरकार बना लेना। अभी अगर तुम एनडीए को छोड़ देते हो तो एनडीए को तो फायदा हो जाएगा, तो चिराग पासवान को 100 सीटें दे देंगे और 140 सीटें खुद लड़ लेंगे, उन्हें तो फायदा हो जाएगा। तो नीतीश कुमार स्टे विद एनडीए एंड यू शुड कंटेस्ट इलेक्शन अंडर एनडीए और उसके बाद वो शिफ्ट करके महागठबंधन में आ जाएं। मुझे लगता है वो ज्यादा श्रेयस्कर रणनीति होगी और मुझे लगता है यही होने वाला भी। नहीं, आप सही कह रहे हैं, 14 नवंबर के बाद ही असल खेल शायद बिहार में शुरू होगा। बिल्कुल आपका मतलब पूर्व आकलन या आपका जो अनुमान है सही है। अगली तरफ देखिए, जो हम आपने इंडिया ब्लॉक की भी बात की, इंडिया ब्लॉक में भी कुछ ना कुछ खींचता है, जैसे आया कि वो कांग्रेस चाहती 60 सीटें, आरजेडी देना चाहती 50 सीटें, वहां भी कुछ कुछ चीजें चल रही हैं। बड़ा सिग्निफिकेंट बयान था वो, देखते हैं। देखिए जो मनोज झा ने जो कहा, देखिए मनोज झा का ये देखिएगा, ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट उसको माना जा सकता है।
रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक जय हिंद। और इस पे जवाब भी आया सर, इस पे जवाब भी है। देखिए ये उसका इमरान प्रतापगढ़ी जी का जवाब है। इसको भी हम मान सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है, ये जवाब है। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक दिलचस्प सा नजारा है, खूबसूरत सा नजारा है। और ये भी निकला था कि कल वो बिना मिले लौट आए। हो सकता है कुछ और चीजें पसी हो, पेच हो, राहुल गांधी कहीं और, क्योंकि राहुल गांधी तो हरियाणा निकले हुए हैं। आज हरियाणा का भी आगे बात करूंगा। लेकिन जो इंडिया ब्लॉक, वहां जो ये चीजें हैं, तो इसको कैसे देखें, इसको कैसे लें अखिल सर? नहीं, देखिए ये सब प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। ये एनडीए में भी हो रही है, इंडिया गठबंधन में हो रहा है। बाद में समझौता हो जाएगा, बाद में, क्योंकि ये पता है, ये तेजस्वी यादव ने इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने जो सिंबल बांट दिए थे उसको वापस करवा दिया, क्योंकि एक मैसेज जा रहा था और कांग्रेस को एक मौका मिल रहा था कि विरोध दर्ज कराने का, कि देखिए अभी तक हमने सिंबल नहीं बांटे हैं, सीपीआई एमएल वाले बांट रहे हैं क्योंकि उनका क्लियर है मामला, जो उन्हें सीटें मिलेंगी। बड़े डेडिकेटिव में देख रहा था कि एक पटना यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में जो एआईएसएफ से लड़की लड़ी थी, उसको सीपीआई एमएल का टिकट दिया गया है। अच्छा, यंग लड़की है, मेहनती लड़की है, युवा है, लड़ेगी, दम से लड़ेगी, सिटिंग भारतीय जनता पार्टी की सीट है। तो ऐसे युवाओं को और ऐसे बच्चों को अगर टिकट दिया जाए तो ये जो है सब प्रेशर टैक्टिक्स है, होना सब कुछ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 58 सीटें कांग्रेस को देने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हो चुके हैं। कांग्रेस अभी भी 62 सीटें मांग रही है, केवल 4 सीटों का डिफरेंस है। असली मुद्दा जो कांग्रेस का है, जहां समस्या आ रही है, कांग्रेस कह रही है पिछली बार जो आपने हमें सीटें अलॉट की थी वो वीक सीट्स थी, नंबर के लिए आपने हमको अलॉट कर दी, जीतने वाली सीटें थी नहीं, तो हमें थोड़ी सी अच्छी सीटें दीजिए। और ये स्थिति न बन जाए जो कि एनडीए में बन गई है कि साहब वो सिटिंग जो सीटें हैं जेडीयू की वो चिराग पासवान को दे दी। अगर वो देंगी तो मानी बात है कि विद्रोह बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी तक इलेक्शन जब तक नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है तब तक तो अगर 5 कैंडिडेट हैं, पांचों प्रचार करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, फिर जब एक को टिकट मिलता है, 4 को नहीं मिलता तो 4 अगेंस्ट चलने लगते हैं। लेकिन वो 3 दिन का जो एडिशन होता है, अगर आप लास्ट डे में सिंबल देंगे और वो जाके फाइल करेंगे तो वो वाला जो सबूटाज है 3 दिन वाला, जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लोग रोते हैं, आंसू आते हैं, सहानुभूति लेते हैं और उसके बाद इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं, वो ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो जो गलती की है बहुत ज्यादा, पहली गलती तो एनडीए ने ये कर दी कि अभी से टिकट सीटें अनाउंस कर दी। दूसरा, चिराग पासवान को इतना ज्यादा अपने बेटे की तरह दुलारते हुए सीटें दी और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार को धोखा दे दिया। और ये मानी बात है कि नीतीश कुमार और ये जो वोट बैंक है, ये भी सही है कि चिराग पासवान की वोट बैंक है और उन्हें वोट हर समुदाय से मिलता है, लेकिन वही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा की भी है, वही जीतन राम मांझी की भी है और वही नीतीश कुमार के पास भी है। और नीतीश कुमार की जो इमेज है और उस इमेज के अनुसार ये भी हो सकता है, जैसे बाद में महसूस हुआ इलेक्शन रिजल्ट जब आए, कि ये जो इन्होंने चिराग पासवान को 29 सीटें दे दी हैं, उसी की वजह से ऐसा ना हो कि इस बार हार हो जाए एनडीए की। क्योंकि भाई पिछली बार तो वो एक केवल डैमेज करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, जहां वो जेडीयू का नुकसान करा रहे थे। एक व्यक्ति उनका जीता था, वो भी पार्टी बदल के चला गया। यहाँ हो सकता है उनको एक भी सीट ना मिले, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सीन बड़ा उलझा हुआ, पूरी फिल्म उलझी है। अखिल सर, मैं जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलात हैं, बिहार में है एनडीए और बीजेपी, लेकिन हम अगर हरियाणा चले, हरियाणा की हम लोगों ने बात की थी, हरियाणा में वो जो आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस है, उस मामले में भी वहां सरकार घिरी और बीजेपी पूरे देश में घिरी। और एक वो अब इसको इश्यू बनाया है, देखिए इश्यू तो पहले से ही था, लेकिन अब बड़ा आक्रामकता के साथ में मैदान में है। राहुल गांधी पहले विदेश दौरे पे थे, लौट आए, पहुंचे थे। मैं सुनाता हूं, देखिए उन्होंने वहां कुछ अपना एक बयान दिया, वक्तव्य दिया, इसको सुनिएगा जो इसके मुतालिक, ये देखिएगा, सुनिए। देखिए एक सेंसिटिविटी है, ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए परिवार
सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की, मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। जल्दी जल्दी कार्रवाई कीजिए। और ये जो है कि आप काफी आंसू बहाते हैं, बहुत बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे ये दलित हो, लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, वो लंबे वक्त से वो उनका शव भी है, पीएम भी प्रॉपर नहीं, मामला भी दर्ज नहीं जैसे चाहते हैं, अरेस्टिंग भी नहीं। क्या कहेंगे कि सर ये क्या विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, या क्या हो रहा है? दिल्ली की सुनना बंद हो गया, हरियाणा में ऐसा होना, उनके आंखों के तारे हैं वो तो सैनी साहब, तो चीफ मिनिस्टर। देखिए, वास्तविकता ये है कि पिछले 11 साल के अंदर लोगों की समस्याओं से और उनकी शिकायत से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई नुकसान नहीं हुआ। 13 महीने किसानों की स्ट्राइक चली, पूरी दुनिया ने देखा किसानों की स्ट्राइक कैसे सॉलिडारिटी में चली और किस शालीन तरीके से उन्होंने उसको चलाया, लेकिन उसका भी असर चुनाव में नहीं पड़ा। किसी भी चीज का असर चुनाव में नहीं पड़ता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है हम जो चाहे कर सकते हैं, हम चाहे मकान तोड़वा दें, झुग्गी तोड़वा दें, पैसा न दें, गरीबी कर दें, कुछ भी करें, क्योंकि हमारे पास चुनाव आयोग है तो हम चुनाव जीत जाएंगे। भाई पूरन कुमार का जो केस है उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि अगर आप दलित जात से आते हैं तो ऊंचे से ऊंचे पद में रहने के बावजूद आप सेफ नहीं है। भाई पूरन कुमार एडीजीपी लेवल के आदमी थे, नंबर 2 लेवल के आदमी थे, और उसके बावजूद उनको इतनी ज्यादा मानसिक प्रताड़ना मिली। इसका मतलब ये है क्योंकि उनकी पत्नी आईएएस है, वो भी आईएएस है। जब उनसे लोग मिलने गए, उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, मंत्रियों से मिलने से पहले तो इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखिए 8 दिन हो गए हैं, अब आप सरकार को जो करना है कर लीजिए इनके शव के अनुसार। आप जानते हैं परिवार का शव से कितना ज्यादा आत्मिक संबंध होता है, क्योंकि उसके बाद जिस आदमी के साथ आप रहे हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां अपने पिता को जिस प्रकार से पिता से स्नेह पाती होंगी, वात्सल्य पाती होंगी, आज वो उनसे खत्म कर दिया गया है। अच्छा, उधर महापंचायत को इन्होंने 10 दिन के लिए छुट्टी भेज दिया है कपूर साहब को, जो डीजी पुलिस है। अरे यार, सीधी सी बात यह है कि अगर आप इंक्वायरी फेयर कराएंगे तो ये सारे लोग जेल चले जाएंगे। तो ये अगर साधारण आदमी होता, कोई सुसाइड नोट में उसका नाम लिख देता तो अभी तक तो वो जेल में होता। तो ये कोई लॉ में डिफरेंस है क्या कि डीजीपी के लिए अलग लॉ होगा, साधारण आदमी के लिए अलग लॉ होगा? और इसमें कोरोबरेट भी हो रहा है कि सब्सटेंशियल एविडेंस है। भाई अगर मैं कहता हूं कोई आदमी भ्रष्टाचारी है भी तो उसे भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजो। आप उतना ज्यादा उसको मानसिक प्रताड़ना दे दो और उसको इतना ज्यादा छुट्टी। ये भी बताते हैं जब उनके पिताजी की डेथ हुई तो पिताजी के जाने डेथ में अटेंड करने के लिए उनको छुट्टी नहीं दी गई। तो केवल इसलिए somebody belongs to a particular religion और a particular caste आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये देश की डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिस प्रकार का व्यवहार अति दलितों, बैकवर्ड ओबीसी, ईबीसी के साथ होता है वो कतई निंदनीय है और हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है। नहीं, निश्चित तौर पर सर। देखिए, मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, राजदीप सरदेसाई का आर्टिकल छपा है। अब जो बड़ा मसला गर्म रहा सर, वो जो जस्टिस बीआर गवई साहब पे जूता फेंकने वाला जो मसला हुआ था, उस मामले में हमने देखा, उन्होंने साफ लिखा कि यदि यही किसी मुस्लिम ने फेंका होता तब भी क्या ये स्थिति होती? क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र की सरकार है, ऐसी खामोशी सब कुछ सहन कर लेती, फिर क्या होता? और यदि वो कश्मीर उस क्षेत्र का आदमी होता तो फिर आप कौन सी लगाते? क्या आपकी धाराएं होती? क्या रवैया? खैर, यही जो आप कह रहे हैं, मैं उसी को कहीं इंडोर्समेंट और आगे बढ़ा रहा था कि यही रवैया है कि चश्मे अलग अलग हैं, कि अगर दलित है तो अलग है, आदिवासी है तो अलग है, मुस्लिम है तो अलग है, और हमारा है तो अलग है, दूसरे का है तो अलग है, विपक्ष का है तो अलग है, बुलडोज करना है। मैं अंतिम आपसे टिप्पणी चाहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मसला है, वो तिरुवनंतपुरम वाला हमने कल भी चर्चा में किया था, वो 26 साल का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जिसके साथ जो पूरा का पूरा कांडुगा में, उसमें प्रियंका गांधी ने किया है, एक एक्स में दिखाता हूं उनका जो ये है एक्स, उनका भी एक्स देखिएगा प्लीज, फिर मैं आपसे टिप्पणी लेता हूं। ये देखिए प्रियंका गांधी,
ये देखिए, मृतक ने अपने सुसाइड नोट में साफ कहा है कि वह अकेले पीड़ित नहीं है, आरएसएस कैंप में बड़े पैमाने पर यौन शोषण हो रहा है। अगर ये सच है तो भयावह है, आरएसएस को इसकी जांच कराना चाहिए। अब आरएसएस जो है कहीं कह रही है, सफाई क्लीन आ रही है उनकी ओर से कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ और सारा कुछ जो है मिथ्या है, निराधार आरोप है, गलत है। कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए। क्या कहेंगे अखिल सर इस मामले? बड़ा दुर्भाग्यजनक है और उनपे वैसे ये नई चीज नहीं है। आरएसएस तो इसके लिए बहुत, ये जो पुरुषों के शोषण पे बड़े बड़े कांड है, और हम तो यहाँ मध्य प्रदेश में बैठे हैं, आपको ध्यान होगा कि यहाँ तो वित्त मंत्री की नौकरी गई थी, वित्त मंत्री का पद गया था, वो सारे के सारे वीडियो वायरल हुए थे, वो भी वहीं से आते थे। टिप्पणी अंतिम आपकी सर। नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी आदमी केवल आरोप लगाने के लिए आत्महत्या नहीं कर सकता। आत्महत्या संघ से जुड़ा पूरा परिवार, संघ से उसकी पृष्ठभूमि संघ है सर, वो बच्चे से लेके यहां तक पहुंचा और उसके साथ ये करना कांड। 4 साल की उम्र से उसका शोषण हो रहा है। इसका मतलब ये है, मैंने तो बल्कि एक पोस्ट डाली है फेसबुक पे, मैंने कहा भैया अपनी बेटी की शादी करने से पहले, दामाद ढूंढने से पहले ये देख लेना कि लड़का कहीं आरएसएस की शाखा में न जाता हो। मैं कोई आरएसएस का अपमान नहीं करना चाहता, आरएसएस ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपने को कल्चरल कहती हैं, कल्चरल तो मैं नहीं मानता, ये मानता हूं कि धार्मिक विद्वेष पैदा करती है, लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे घृणा नहीं करता, मैं आई डोंट हेट देम। लेकिन ये घटना ने ये दिखा दिया है, ये बता दिया है कि यार ये शादी अगर तुम नहीं करोगे तो इस प्रकार से बच्चों को परेशान करोगे, आदमियों को परेशान करोगे और उसके बाद बेचारों को अपनी आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा ज्यादा निंदनीय है और पूरे विश्व के अंदर लोग सोच रहे होंगे, इतना ज्यादा हमारे देश के अंदर होमोसेक्सुअलिटी अगर बढ़ गई है तो ये शर्मनाक है। और इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि वो राकेश किशोर साहब जो हैं, जिन्होंने जूता फेंका था, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, मस्ती से आराम से हीरो बन के घूम रहे हैं और अपना इंटरव्यू दे रहे हैं वीडियोस के लिए। नहीं अखिल सर, तो कह रहे हैं हम दोबारा भी करेंगे, उनको कोई पश्चाताप नहीं है कि आपने क्या कर डाला। और मैंने ये भी देखा था प्रधानमंत्री जी का बड़ा डिले, उसमें लेट में वो आया था और एक क्या था, औपचारिकता मात्र थी। लेकिन कुल मिलाकर जो सीन है, दृश्य, ये देश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ये पीड़ा पैदा करते हैं। और जो अभी अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में तो बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं और ज्यादा कठिनाई में एनडीए नजर आ रहा है। आपने जैसा कहा एनडीए ब्लॉक तो दिक्कत में नहीं, और वहां जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश या जो एक कूट रचना है, या जिस तरीके से वो करते हैं सारा का सारा कि उन्हें खत्म करना है, नीतीश कुमार को उन्हें अपने खुद का मुख्यमंत्री बनाना है, जो सफल होगा क्या होगा देखिएगा। लेकिन कुल मिलाकर 3 दिन शेष है और तस्वीर बड़ी धुंधली धुंधली बनी है। अच्छी और शानदार चर्चा के लिए अखिल सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर, शुक्रिया। मित्रों, आपकी अपनी क्या राय है? अकेला बिहार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मोर्चों पर फंसी हुई है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जैसे वो निकल नहीं है बातें। कर्नाटक में तो मांग उठी है फिर कि बैन करिए, बहुत सारा हुआ। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत एक विचित्र सी है। और बिहार चुनाव जो आपने देखा, वहां नीतीश कुमार का रुष्ट हो जाना, बड़े भाई जिनको आपने बराबर लाव के खड़ा कर दिया, कल तक आप बोलते थे बड़े भाई बड़े भाई, तो मुश्किलात तो पैदा हो रही है। आपकी अपनी क्या राय, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? इस वीडियो के कमेंट में अगर अपनी राय प्रकट कीजिएगा और हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।